हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एम फार्मा फर्स्ट सैम क्यूएमएस सब्जेक्ट को शुरू कर रखा है और आज हम उसके जो लास्ट के 3 टॉपिक रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहता है वो है NABL एक्रीडेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा NABL एक्रीडेशन है उसका वो स्टैंड किसके लिए करता है। तो NABL जो हमारा है वो स्टैंड है हमारे लिए कि नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड द कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारी जो लेबोरेटरी के लिए है या हमारी जो टेस्टिंग के लिए जो लैब्स होती हैं उनके लिए जो बोर्ड बना हुआ है उसको ही हम NABL कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेकआउट करते हैं। डेफिनेशन में इसकी क्या है वो चेकआउट करते हैं। जो हमारा NABL होता है ना, वो हमारा एक क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है और वो हमारा किसके अंडर आता है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको हमारा अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, एक्ट कौन सा है, सोसाइटी एक्ट 1992 के अंदर ये रजिस्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा NABL। ठीक है, आगे हमारे पास इसमें क्या है, NABL का क्या सिस्टम है वो चेकआउट कर लेते हैं। जो NABL का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए ये बनाया गया है, वो है कि ये ना जो लेबोरेटरीज होती हैं, लैब्स होती हैं, जैसे हमारे पास हम चेकआउट कराने जाते हैं ना कि हमारा ये देख लो जी हमारी बॉडी में कितनी RBCs हैं, कितने प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग कराते हैं अपनी बॉडी की। तो उनको ये एक्रीडेशन प्रोवाइड करता है, मीन्स उनको अथॉरिटी देता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं और साथ में उनको सर्टिफिकेशन भी करता है। ठीक है, तो NABL का रोल ये रहता है और हमारे पास ये सर्विस देता है क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, वही लिखा हुआ है। और हमारे पास क्या लिखा है इसमें कि जो हमारा NABL होता है वो प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ क्वालिटी। मीन्स क्या है कि जो NABL है, ठीक है, NABL है, जैसे ही हमारी ये क्लिनिकल लेबोरेटरीज होगी, ठीक है, क्लिनिकल लेबोरेटरी है प्लस यहाँ पे कस्टमर हो गया। ठीक है, तो NABL क्या करेगा, इस क्लिनिकल लेबोरेटरी की क्वालिटी को चेक करता है। ठीक है, कि क्या वो सही से काम कर रही है, क्या वो हमारे जो कस्टमर है उनको सेटिस्फाई कर रही है, क्या उनके वो टेस्ट अच्छे से कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे करता है। ठीक है, जो NABL होता है हमारा वो 6 साल पहले ही हमारे इंटरनेशनल बॉडीज़, जैसे हमारा कह सकते हैं एशिया लेबोरेटरी एक्रीडेशन कॉरपोरेशन एंड इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडेशन, इन सब से ये लिंक हो चुका था 6 साल पहले ही। ठीक है, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं ये, इनके साथ लिंक हो गया था। ठीक है, तो मीन इसका क्या है कि हमारे पास हर उसमें ये नेशनल चाहे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, हर जगह इसका यूज़फुल है ये। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या है, NABL का हमारे पास स्कोप क्या रहता है, ये क्या करता है, ग्रांट करता है एक्रीडेशन सभी ऑलमोस्ट सभी एरिया में, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या फिर हमारे मेडिकल टेस्टिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, ये सबको कवर करता है, सबको एक्रीडेशन प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं मीन्स ISO है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जो ISO 15189 2007 में जो आया था वो हमारा मेडिकल टेस्टिंग के लिए है। और ISO या फिर IEC जो 17025 है 2005 में आया था, वो हमारा टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए है। और जो ये सीरीज़ हैं ISO की सीरीज़ हैं, जो हमने ISO पीछे पढ़ा था उसकी सीरीज़ है, उसके अंडर हमारा NABL आता है। ठीक है, वो है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेशनल NABL है हमारा, वो एक्रीडेशन किस किस के लिए है, क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है। तो सबसे पहला है टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में, कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ में और मेडिकल लेबोरेटरीज़ में, इन सब में इसका रहता है। और क्या कहाँ आता है, टेस्टिंग में हमारे पास चाहे बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, फ्लूइड फ्लो हो, ऑप्टिकल हो, मैकेनिकल हो, फोटोमेट्रिक, रेडियोलॉजिकल, थर्मल, कोई सा भी हो उसमें ये टेस्टिंग में हमारा होता है। कैलिब्रेशन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोटेक्निकल, मैकेनिकल, रेडियोलॉजी, थर्मल, ऑप्टिकल, फ्लूइड फ्लो। ठीक है, और हमारे पास जो थर्ड है वो है क्लिनिकल लेबोरेटरी, क्लिनिकल में आ जाएगा मेडिकल लेबोरेटरी क्लिनिकल आ जाएगा, क्लिनिकल पैथोजेनिक, ठीक है, जेनेटिक, ठीक है, साइटोपैथोलॉजी, ठीक है, हेमेटोलॉजी और सीरोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, इन सब में मीन्स उसका स्कोप है, हमारा जो NABL एक्रीडेशन है उन सब का उसका इन सब में रोल रहता है। ठीक है,
अब जो NABL है उसके क्या बेनिफिट रहते हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या है, बिजनेस को एनहांस करता है, इंक्रीज़ करता है। कैसे, एक सर्टिफिकेट दे दिया इसने, तो जब भी हम टेस्ट कराने जाएंगे, अगर हम कस्टमर हमारा मतलब उसको पता है NABL क्या होता है, ISO क्या होता है, तो वो क्या करेगा, क्लिनिकल ट्रायल जो उनका क्लिनिकल टेस्टिंग है उससे पहले क्या करेगा, अपना उनसे पूछेगा कि क्या आपको NABL ने अथॉरिटी दे रखी है, क्या आप ISO जो 2007 में आया था 15,189, या जो हमारा 2005 में आया था, किसी के भी अंडर आप हो, क्या आप उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या करता है, बिजनेस को एनहांस करता है। सर्टिफिकेशन दे रहा है, कस्टमर कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ जी इस लैबोरेटरी को, इस लैब को हमारा क्या है, NABL ने सर्टिफिकेट दे रखा है। ठीक है, सेव करता है मनी और टाइम, ताकि हम अगर कोई NABL से सर्टिफिकेटेड है, ठीक है, तो हमें पता है कि वो हाई क्वालिटी का हमारे पास काम करता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है, तो हम क्या करेंगे, रीटेस्टिंग हमें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो उस लैबोरेटरी ने जो भी उस हमारी टेस्टिंग क्लिनिकल टेस्टिंग एरिया था या जो भी था, उसने हमारा जो रिज़ल्ट दे दिया वही हमारा फाइनल रहता है। जो हमारा अगला रहता है वो है कि ये कॉन्फिडेंस देता है टेस्टिंग को, कैलिब्रेशन को। ठीक है, इश्यू नहीं आएगा कोई। ठीक है, और बेटर कंट्रोल करता है ये लेबोरेटरी ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, फीडबैक अच्छी होती है हमारे पास, और हमारे पास इसमें लिखा हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कस्टमर कैन सर्च एंड आइडेंटिफाई। मतलब क्या है इसका, कि हमारे पास जो हमारा कस्टमर है, अगर हमारे पास हमारी जो लेबोरेटरी है वो हमारी क्या है, NABL से हमारी रजिस्टर्ड है, तो हमारा जो कस्टमर है वो ईजिली क्या कर सकता है, उसको सर्च कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, सर्च कर सकता है किस पे, हमारी जो साइट वगैरह है उस पर हमारे नेम आ सकता है उसका। ठीक है, तो वो हमारा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूज़र एक्रीडेटेड लेबोरेटरी विल इंजॉय ग्रेटर एक्सेस फॉर देयर प्रोडक्ट इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। मतलब दोनों लेवल पे, चाहे वो घरेलू काम हो रहा हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा काम हो, उसको हमारा यूज़र क्या करेगा, इंजॉय करता है। अब इसका प्रोसेस क्या है एक्रीडेशन का, अगर हमें NABL को लेना है, मतलब हमें सर्टिफिकेट उसका चाहिए, तो हम कैसे करें। ठीक है, वो रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हमारी जिसको NABL का सर्टिफिकेट चाहिए वो एप्लीकेशन भरेगा। ठीक है, फॉर्म फिल करेगा। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो बॉडी होती है, जो लैब होगी, हमारी लेबोरेटरी होगी, वो अप्लाई करती है हमारी एप्लीकेशन फॉर्म को 3 कॉपी लेके। ठीक है, 2 हमारी क्वालिटी मैनुअल की होंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा जो NABL का सेक्रेटरियल है, वो हमारी रिसीव करता है एप्लीकेशन फॉर्म को, क्वालिटी मैनुअल्स को, फीस को, जो फीस हमारी लगेगी वो हमारी होगा। ठीक है, और इशू हमारे अगर आते हैं उसमें तो वो चेकआउट करता है और यूनिक ID नंबर हमें देता है। ठीक है, कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं हम उसको, यूनिक ID नंबर हम उसको कह सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है असेसमेंट होगा। किसका, प्री असेसमेंट करेगा जो हमारा असेसर होगा, जो हमारी एग्जामिनेशन कर सकता है, वो हमारी लैब को विजिट करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करेगा। ठीक है, इवेल्युएट करेगा कि वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये करता है। उसके बाद आता है वो करेक्टिव एक्शन लेगा। ठीक है, अब करेक्टिव एक्शन हमारे कैसा होगा कि वो जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे हमारा क्या करेगा, करेक्ट एक्शन लेगा। ठीक है, और एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसको, हमारे NABL को, क्योंकि NABL ही हमारा क्या है, मेन अथॉरिटी है जो हमें हमारा सर्टिफिकेट देती है। फिर हमारा एक फाइनल असेसमेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास ये इसमें भी हमारा जो रिपोर्ट होगी वो हमारे NABL को सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद हमें क्या होता है, एक्रीडेशन मिल जाता है। हमारी जो एक्रीडेशन है वो हमें बता दिया जाता है कि आपको NABL का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इसका प्रोसेस रहता है, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें हमने ये देख लिया है, NABL को देख लिया, NABL की डेफिनेशन देख ली है। देखो इसमें हमारे NABL कब आया, कब किस लिए आया, क्या इसका मतलब है। ठीक है, इसके स्कोप कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है, इन सब में यूज़ हो रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे इसके बेनिफिट क्या थे, तो बेनिफिट भी हमें पता लग गए हैं। आगे हमारा प्रोसेस कैसे है, हम कैसे इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये रहता है हमारा NABL।
नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है CRF 21 पार्ट 11, जिसका मतलब क्या है हमारे पास कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या है, क्या इसका पर्पज़ रहता है, ये सब कुछ देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, चाहे वो हमारी बायोटेक्नोलॉजीज़ वाली हों, लाइफ साइंस वाली हों, फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस किसी की भी हों, उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे जो CRF 21 पार्ट 11 है उसको वो हमारे क्या करें, कंपाइल करें, उसको फॉलो करें, उसको लागू करें, ताकि हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें हमारे वैलिडेशंस को, वेरिफिकेशन को, प्रोसेस की। ठीक है, और ऑडिट ट्रायल्स को, सिग्नेचर्स को, SOPs, अदर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, इन सब को क्या करें, हम कंट्रोल कर सकें। इसके लिए ये होता है हमारे लिए। ठीक है, हालांकि इसको क्या है कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको बनाना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बट हमें ये क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रहता है इसका पर्पज़ क्या रहता है हमारे लिए। पर्पज़ से पहले हम देख लेते हैं कि ये है क्या, क्यों, क्या है ये हमारा ये करता है कि हम जो भी हमारा रिकॉर्ड हो, ठीक है, वो हमारा किस फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। मीन्स हमें पेपर वाला काम ना करना पड़े। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी PDF की फॉर्म में हो, PDF हो। ठीक है, हमारा जो भी चाहे एक्सेल हो, जो भी है हमारा, वो सब हमारा एक सॉफ्टवेयर में हो, हमारे कंप्यूटर बेस्ड हो। ठीक है, ये रहता है। तो इसके जो मेन पर्पज़ रहते हैं वो यही रहेंगे। सबसे पहला क्या आ जाएगा हमारे पास, पेपरलेस रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। मीन्स हमारी जो मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड कंपनी है, या किसी भी जो हमने यहाँ पे कंपनीज रखी हैं, यहाँ पे हमने पढ़ी हैं, ठीक है, वो सारी क्या करें, पेपरलेस, मतलब पेपर का यूज़ ना करें रिकॉर्ड को कीप करने में, रिकॉर्ड को रखने में। ठीक है, और ये क्या कहता है कि ये हमारे हेल्प करेगा, जो FDA है वो इंश्योर करता है कि जो डाटा है हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, और जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो हाई सिक्योरिटी के साथ होंगे और ऑथेंटिकेशन के साथ होंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट हम वो कर सकते हैं। CFR है जो हमारा, देखो अगर हम कंप्यूटर बेस्ड की बात करें, ठीक है, हमारा कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड में कि हम इसमें एक पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, चोरी नहीं होगी हमारी। ठीक है, थेफ्ट से बचाएगा हमें। ठीक है, और हमारी सिक्योरिटी हाई होगी। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। या कहाँ कहाँ होता है, या कहाँ कहाँ अप्लाई होता है CIFR। तो सबसे पहले ड्रग मेकर इसको अप्लाई करता है, मेडिकल डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर में यूज़ कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, बायोलॉजिकल डेवलपर, CRO, ठीक है, FDA रेगुलेटर। ठीक है, ये इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द 21 CFR पार्ट 11। अब ये आ जाता है हमारे पास कि होता क्या है, इसको बनाया गया, देखो इसको कब बनाया गया, किसने बनाया, ये देख लेते हैं। इसको बनाया था यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स ने। किसके लिए बनाया गया था, फॉर हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए बनाया था, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के लिए बनाया था। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होंगे वो एक डिफरेंट होगा, हर एक पर्सन का अलग होगा। हम कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट अगर हमने लगा दिया उसमें, तो फिंगरप्रिंट हर एक पर्सन का अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। तो ये हमारी हाई सिक्योरिटी का काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे डिफाइन किए गए थे सेट ऑफ रूल्स को, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के लिए कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रस्टवर्थी होता है और रिलायबल होता है। ठीक है, हमारे पेपर रिकॉर्ड के मुकाबले में। ठीक है, अब कौन कौन सी, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन कौन सी चीज़ें इससे अप्रोच कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को वो मतलब बढ़ा सकती हैं, हाई क्वालिटी का बना सकती हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसको अगर रिक्वायरमेंट, जो हमारी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलेटरीज होती है, जैसे FDA हमारा है, FDA हमारी एक बॉडी होती है, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, वो हमारी, उसको अगर हमने फॉलो करना है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना है, तो हमें ये चाहिए होता है। ये क्या करेगा, या जहाँ पे हमारा पेपर बेस्ड अप्रोच थी उसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट,
मैनेजमेंट सिस्टम किसके लिए, वैलिडेशन के लिए हो चाहे वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए हो, ठीक है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा कंपाइल कर रहा हो पार्ट 11 को, ठीक है, और हमारा QMS जो सिस्टम रहता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह यही एक चीज़ सेम लिखी हुई है कि जो हमारा 21 CFR है वो पार्ट 11 में जो भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। और हमारा ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए कंप्लायंस, चाहे वो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को, FDA है, हम इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं। इसके फीचर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट्स, कोलैबोरेशंस, ठीक है, अप्रूवल फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs जिसको हम कहते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस मैनुअल, इन सब के लिए हमारा यूज़ करते हैं। अगला जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है WHO GMP रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि WHO क्या है और GMP क्या है। जो हमारा WHO होता है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा GMP होता है वो स्टैंड करता है हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसको हम जो हमारा इसमें हमें क्या पता करना है, क्या हमें इसमें डिफाइन करना है कि जो हमारा WHO है उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं GMP में, ठीक है। GMP को वो कैसे एक्सप्लेन करता है WHO, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। WHO GMP को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है कि हमारा जो GMP है वो हमारा क्या करेगा, एक पार्ट रहता है QA का, ठीक है। QA क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस का, जो इंश्योर करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार प्रोड्यूस हो रहा है और कंट्रोल वे में है, मतलब उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। जिस यूज़ के लिए हम उसको बना रहे हैं, जिस और मार्केटिंग और अथॉरिटेशन के लिए हम उसको बना रहे हैं, वो उसमें हमारा क्या कर रहा है, खरा उतर रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या करेगा, WHO देखता है GMP में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके एलिमेंट क्या रहेंगे हमारे पास। तो सबसे पहला जो एलिमेंट रहता है वो है ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी पॉलिसीज़ और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ये सारा हमने पीछे कुछ लेक्चर्स जो हमने लिए हैं, पार्ट 1 2 था जो हमारा यूनिट 2 का, तो हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटी मैनुअल्स, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस, रिकॉर्ड्स, डाटा मैनेजमेंट, इंटरनल प्रोसेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, WHO देखती है कि GMP उनको फॉलो कर रहा है या नहीं, अच्छी क्वालिटी के साथ हमारा दे रहा है या नहीं प्रोडक्ट, ठीक है, लगातार हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं, ठीक है, इम्प्रूव करता है अपॉर्चुनिटी। अब हमें क्या कह रहे हैं, WHO GMP सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमें ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हमें, अगर हमारे पास ये सर्टिफिकेट हो तो वो हमारी क्या रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास WHO GMP सर्टिफिकेट है तो हम क्या बता रहे हैं कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा लगातार प्रोड्यूस हो रहा है और कंट्रोल उसकी क्वालिटी रहती है, ठीक है, वो रहेगा इसमें। और कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल है GMP के लिए, तो हमारी जो यूनाइटेड स्टेट बाय US FDA, ठीक है, रहती है, मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, उसके टाइटल 21 CFR उसके अंडर आता है, ठीक है। ये हमारा GMP उसके अंडर आता है, ठीक है। अब जो हमारा GMP के जगह पे हमारा जो नया वर्जन आया है जिसको हम कह सकते हैं CGMP, ठीक है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो आ गया है, तो उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हमारी इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती हैं वो देख लेते हैं। GMP हमारा क्या करेगा, हमारी क्वालिटी अप्रोच के जैसे काम करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या कंपनीज़ में हो। और ये क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है हमारे कॉन्टामिनेशंस को, मिक्सअप को और इनको, ठीक है। और हमारे कस्टमर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है GMP की, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो यूनिट थी 2 वो हमारी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हमने सारी यूनिट कवर कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे रिव्यू क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ISO ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट, मैंने पहले ही बता रखा है। इसका हमारा कहाँ पे हेडक्वार्टर रहता है, ISO कब बना, ठीक है, ठीक है, किसका कैसे बना, ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ये रहा, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इनके आंसर्स भी हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे QMS सब्जेक्ट की, एम फार्मा फर्स्ट सेम की, ठीक है। ऐसे ही आप लेक्चर्स के साथ बने रहें ताकि आपको नोट्स और जो हमारा कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, सेफ रहें, ठीक है। थैंक यू।